हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बच्चों, चौहान एकेडमी खंडवा में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम 12th अकाउंटेंसी में क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हल कर रहे हैं और अभी तक हमने लेखांकन अनुपात से रिलेटेड जो यूनिट है वहाँ तक के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आज की क्लास में हम रोकड़ प्रवाह विवरण, जो कि अकाउंटेंसी में लास्ट यूनिट है, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। हमारे ब्लूप्रिंट के अनुसार वार्षिक परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हमें इस यूनिट से मिलने वाले हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन बैंक है, जो कि लोक शिक्षण के द्वारा जारी किया गया है, इस क्वेश्चन बैंक में जितने भी ऑब्जेक्टिव है उन ऑब्जेक्टिव्स को हम आज तैयार करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आप सभी का वेलकम है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है। वित्तीय क्रिया हम सभी को मालूम है, रोकड़ प्रवाह विवरण मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की गतिविधियां हैं। एक संचालन क्रियाएं, दूसरी विनियोग क्रियाएं और तीसरी होती है वित्तीय क्रियाएं। संचालन क्रियाओं का संबंध आय, व्यय, लाभ, हानि से होता है। विनियोग क्रियाओं का संबंध स्थायी संपत्ति और विनियोग से होता है, दीर्घकालीन विनियोग से। और वित्तीय क्रियाओं का संबंध जो है वह है अंश पूंजी, ऋण पत्र और ब्याज से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर यदि हम इसको देखें तो वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण कौन सा है? लाभांश का भुगतान करना, विनियोग पर प्राप्त लाभांश, ग्राहकों से रोकड़ प्राप्त करना और स्थायी संपत्तियों का क्रय। स्टूडेंट्स, यदि हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो और थोड़ा सा आप गहराई में उसको समझ पाएंगे। जैसे यहाँ जितनी भी क्रियाएं दी है उनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। विनियोग पर प्राप्त लाभांश, विनियोग पर प्राप्त लाभांश मतलब अभी हमने देखा स्थायी संपत्तियों का क्रय और विनियोगों का क्रय। यदि आप किसी कंपनी के शेयर खरीदेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट हुआ और उन शेयर्स पर आपको लाभांश मिलेगा, मतलब ये किससे रिलेटेड हो गई? ये विनियोग क्रियाओं से रिलेटेड हो गई। इसी प्रकार से आपने स्थायी संपत्ति का क्रय किया तो स्थायी संपत्तियों का क्रय या विक्रय, विनियोगों का क्रय या विक्रय, उन स्थायी संपत्तियों पर किराया प्राप्त होना, आपने कहीं ऋण दिया उस पर ब्याज प्राप्त होना, आपने शेयर खरीदे उस पर लाभांश प्राप्त होना, ये सभी विनियोग संबंधी क्रियाएं हैं। फिर इसके बाद ग्राहकों से रोकड़ प्राप्त होना, तो ग्राहकों से रोकड़ प्राप्त होना ये संचालन से रिलेटेड है। ये बचा कौन सा? लाभांश का भुगतान। आपने जो अंश जारी किए गए हैं उन अंशों के ऊपर आप लाभांश दोगे अंशधारियों को, ये है वित्तीय क्रियाओं से रिलेटेड। अंशों का निर्गमन और उन अंशों के ऊपर लाभांश का भुगतान करना, ऋण पत्रों का निर्गमन, उन ऋण पत्रों के ऊपर ब्याज का भुगतान करना, ऋण प्राप्त करना और उस ऋण के ऊपर ब्याज का भुगतान करना। तो ब्याज का भुगतान, लाभांश का भुगतान, अंशों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन, ब्याज प्राप्त करना, दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करना, ये सभी क्रियाएं होती है हमारी वित्तीय क्रियाएं होती है। तो यहाँ पूछा है वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है लाभांश का भुगतान। ठीक है, तो इसका पहला हमारा आंसर आ गया ये। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है, निवेश क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का एक उदाहरण बताइए। अभी हमने देखा स्थायी संपत्तियों का क्रय और विक्रय, विनियोगों का, दीर्घकालीन विनियोगों का क्रय और विक्रय, या फिर किसी अन्य कंपनी को आपके द्वारा दिया गया ऋण और उस पर प्राप्त ब्याज, आपको प्राप्त लाभांश, ये सभी गतिविधियां जो है ये विनियोग क्रियाओं से रिलेटेड होती है। अभी हम देखते हैं ऋण पत्रों का निर्गमन। अभी मैंने बताया अंशों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन, ये वित्तीय क्रिया होती है। फिर है दीर्घकालीन ऋण पत्रों का भुगतान करना, ऋण पत्रों का निर्गमन करना और उनका शोधन करना मतलब भुगतान करना, ये सभी वित्तीय क्रियाएं हैं। फिर है कच्चे माल का नगद क्रय करना, आप कच्चा माल खरीद रहे हो, मतलब ये संचालन क्रियाओं से रिलेटेड हो गई। फिर बची हमारी गैर वित्तीय संस्थाओं द्वारा विनियोगों का विक्रय करना, स्थायी संपत्ति और विनियोगों का क्रय और विक्रय करना, ये विनियोग क्रियाओं से रिलेटेड होता है। और इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा? डी आंसर आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का एक उदाहरण बताइए। ऋण पत्रों का निर्गमन, अभी हमने देखा, 2 बार देख लिया, अंशों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन, ये वित्तीय क्रिया है। स्थायी संपत्तियों का विक्रय, स्थायी संपत्ति और विनियोगों का क्रय विक्रय विनियोग क्रिया है। स्थायी जमा पर बैंक द्वारा दिया गया ब्याज, स्थायी जमा पर बैंक द्वारा दिया गया जो ब्याज है ये क्या है?
आपकी संचालन क्रिया है। क्या है ये संचालन संबंधी क्रिया है। अंशों का निर्गम ये तो वित्तीय क्रिया है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? सी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करना एवं प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसको अनिवार्य है? केवल निजी कंपनी के लिए, केवल सार्वजनिक कंपनियों के लिए, केवल विदेशी कंपनियों के लिए, या समस्त सूचीबद्ध कंपनियों के लिए? तो जो संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 है उसके अनुसार जितनी भी सूचीबद्ध कंपनियां हैं उन समस्त सूचीबद्ध कंपनियों को रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना अनिवार्य है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या आएगा? डी आंसर आएगा। फिर है अगला क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण के संबंध में कौन सा लेखांकन प्रमाप है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसके अंतर्गत लेखांकन प्रमाप बनाया जाता है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 AS3 के अंतर्गत इसका एक निर्धारित फॉर्मेट दिया गया है और उसी के अंतर्गत रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाता है। फिर है निम्न में कौन रोकड़ बहिर्वाह नहीं है? देखो, रोकड़ का एक होता है अंतर्वाह और एक होता है बहिर्वाह। जब रोकड़ कहीं से प्राप्त की जाती है या व्यापार के अंदर, कंपनी के अंदर रोकड़ आती है तो ये अंतर्वाह होता है, इनफ्लो होता है। और जब रोकड़ का कहीं प्रयोग किया जाता है, भुगतान किया जाता है, तो वह होता है रोकड़ का बहिर्वाह। यहाँ पूछा है कि रोकड़ का बहिर्वाह नहीं है। नहीं है मतलब रोकड़ का अंतर्वाह हमें ढूंढना है कि कौन से सोर्स से रोकड़ व्यापार के अंदर आई है। लेनदारों में वृद्धि, पहला ही क्वेश्चन आपको मिल रहा है, पहला ही ऑप्शन मिल रहा है, लेनदारों में वृद्धि। तो लेनदारों में वृद्धि मतलब आपके यदि दायित्व में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब आपने कहीं से पैसा प्राप्त किया है, तो आप किसी से उधार ले रहे हो मतलब, या माल, तो ये आपसे क्या हो रही है? ये आपके लेनदारों में वृद्धि हो रही है। लेनदारों में वृद्धि मतलब रोकड़ का अंतर्वाह हो रहा है। तो पहला ही हमारा आंसर आ गया कि लेनदारों में वृद्धि। आगे भी देख लेते हैं, स्टॉक में वृद्धि। स्टॉक में वृद्धि होने से रोकड़ में कमी होगी। क्यों? क्योंकि आप स्टॉक में वृद्धि करना, आपने माल और खरीदना, से स्टॉक बढ़ेगा, इसका मतलब आपने रोकड़ का प्रयोग किया, मतलब रोकड़ में कमी हुई। पूर्वदत्त व्यय में वृद्धि, पूर्वदत्त व्यय में वृद्धि होगी मतलब आपने रोकड़ का प्रयोग किया और आपने एडवांस पैसा भुगतान किया है, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब हमारा आंसर लेनदारों में वृद्धि मतलब और आपने उधार पैसा लिया, इससे आपकी रोकड़ में वृद्धि हो गई। तो अंतर बहिर्वाह नहीं है मतलब अंतर्वाह होगा, मतलब इनफ्लो होगा, पैसे का आना हुआ। तो पहला आंसर आ गया ए। फिर है अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित होता है, इस पर आधारित होता है लेखांकन के उपार्जन आधार पर, लेखांकन के रोकड़ आधार पर, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो रोकड़ प्रवाह विवरण मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो ये दिखाता है। इसका मतलब इसका कैश से ही संबंध है, बाकी उपार्जन से कोई संबंध नहीं है। और इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा? बी आंसर आएगा, लेखांकन के रोकड़ आधार पर। फिर है निम्न में से कौन रोकड़ का अंतर्वाह नहीं है? देखो, पहले था कि बहिर्वाह नहीं है तो हमने अंतर्वाह ढूंढा था, अब बोल रहे हैं कि अंतर्वाह नहीं है मतलब हमें क्या ढूंढना है? बहिर्वाह ढूंढना है कि रोकड़ कहाँ कहाँ प्रयोग की गई या कौन से माध्यम से रोकड़ व्यापार से गई है। तो पहला है देनदारों में कमी। देनदारों में यदि कमी होगी तो उससे क्या होगा? आपके पास रोकड़ आएगी। देनदारों में कमी होगी, अंतर्वाह नहीं है मतलब आपको तो बहिर्वाह की कहाँ रोकड़ का भुगतान किया गया, तो देनदारों में कमी से आपके पास रोकड़ का अंतर्वाह हुआ। ऋण पत्रों का निर्गमन करने से आपके यहाँ रोकड़ का अंतर्वाह मतलब इनफ्लो हुआ, रोकड़ आई आपके पास में। लेनदारों में कमी मतलब लेनदारों में कमी हुई मतलब आपने आपके दायित्व का भुगतान किया, इससे आपके लेनदार कम हो गए। इसका मतलब यहाँ पर लेनदारों के भुगतान करने से, लेनदारों में कमी होने से आपके पास रोकड़ आपके पास से चली गई, आउटफ्लो हुआ, रोकड़ का प्रयोग किया गया। तो अंतर्वाह नहीं है मतलब बहिर्वाह होगा। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया? सी। फिर है निम्न में से कौन एक गैर रोकड़ मद नहीं है? भाई गैर रोकड़ मद हम मालूम है कर और असामान्य मदों के पूर्व का जो शुद्ध लाभ है उसमें से गैर रोकड़ मदों को हम, गैर रोकड़ जो व्यय है उनको जोड़ते हैं, गैर रोकड़ आय को हम घटाते हैं। तो गैर रोकड़ मद नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ख्याति का अपलेखन
ये गैर रोकड़ मद है, इसको हम कर और असामान्य मदों के पूर्व शुद्ध लाभ में जोड़ते हैं। खास ये गैर रोकड़ मद है, इसे भी हम उसमें जोड़ते हैं। अप्राप्त ऋण के लिए प्रावधान, इसे भी हम उसमें जोड़ते हैं। बचा क्या? नगद विक्रय। ये नगद शब्द आ गया, मतलब ये रोकड़ मद है, ये पूछा जा रहा है गैर रोकड़ मद, तो नगद विक्रय मतलब ये रोकड़ मद हो गई। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए। फिर है रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। फिर रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने के लिए हमें सूचनाएं कहाँ से मिलती है? तो संचालन क्रियाओं के लिए सूचनाएं लाभ हानि खाते से मिलती है। विनियोग क्रियाएं, वित्तीय क्रियाओं के लिए सूचनाएं हमें बैलेंस शीट से मिलती है। मतलब हमारे पास लाभ हानि भी है, हमारे पास चिट्ठा भी है, इसके अतिरिक्त चिट्ठे के बाहर और अतिरिक्त सूचनाएं दी गई रहती है। इसका मतलब इन तीनों माध्यमों से हम रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा, उक्त सभी से। क्लियर? ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव। अब हम बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। तो पहला वाला रिक्त स्थान है हमारे सामने, विनियोग संबंधी क्रिया का संबंध खालिस्तान संपत्ति से होता है। अब आप सभी को मालूम ही हो गया कि स्थायी संपत्ति और विनियोग का क्रय और विक्रय, तो विनियोग संबंधी क्रियाओं का संबंध किससे है? स्थायी संपत्तियों से होता है। विनियोग संबंधी क्रियाओं का संबंध किससे होता है? स्थायी संपत्ति से होता है। ये संचालन क्रियाएं व्यावसायिक उपक्रम की खालिस्तान क्रियाएं मानी जाती है। तो ये कौन सी क्रियाएं होती है? ये प्रमुख क्रियाएं होती है, क्योंकि जो संचालन की क्रियाएं हैं ये प्रमुख क्रियाएं होती है। लेखांकन मानक 3 के अनुसार रोकड़ क्रियाओं को खालिस्तान भाग में बांटा गया है। हमने लेखांकन क्रमांक 3 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार रोकड़ क्रियाएं 3 भाग में बांटी है। संचालन क्रियाएं, विनियोग क्रियाएं और वित्तीय क्रियाएं। तो क्रियाओं को 3 भाग में बांटा गया है। फिर है गैर रोकड़ व्यवहार से लाभ घटता है किंतु रोकड़ कम नहीं होती। जैसे हमने लाभ हानि खाता बनाया, तो लाभ हानि खाते में सकल लाभ में से आपने ह्रास माइनस कर दिया, उससे आपका जो सकल लाभ है वो घट गया, लेकिन आपकी रोकड़ कम नहीं हुई। और इसीलिए जब हम रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते हैं तो शुद्ध लाभ में उस ह्रास को हम जोड़ देते हैं। फिर है रोकड़ बहाव विवरण रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य में खालिस्तान परिवर्तन को दर्शाता है। रोकड़ बहाव विवरण रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य में परिवर्तन को दर्शाता है, या फिर ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है। कौन से परिवर्तन को दर्शाता है? ये ऐतिहासिक परिवर्तन, मतलब जो हो चुका है, ऐसे परिवर्तनों को दिखाते हैं ये। फिर है वर्ष के अंत में व्ययों का अग्रिम भुगतान किया गया। वर्ष के अंत में व्ययों का अग्रिम भुगतान किया गया, जिसे वर्ष में अर्जित लाभ के साथ क्या किया जाता है? उसे घटाया जाता है। अर्जित लाभ के साथ क्या किया जाता है? घटाया जाता है। फिर एक वर्ष के दौरान उपार्जित आय को शुद्ध लाभ के साथ इसे भी घटाया जाता है। फिर है संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना हेतु ख्याति का अपलेखन वर्ष के दौरान लाभ में जोड़ा जाता है। ख्याति के अपलेखन को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना संदिग्ध ऋण के प्रावधान के लिए वर्ष के दौरान लाभ में जोड़ी जाती है या जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे रिक्त स्थान। अब हम आगे बढ़ते हैं सही जोड़ी की तरफ। तो पहली सही जोड़ी हमारे सामने है स्थायी संपत्तियों का विक्रय पर लाभ। तो स्थायी संपत्तियों को आपने बेचा और उस पर आपको लाभ हुआ, तो ये गैर संचालन आय हुई है। ठीक है, तो ये हमारा पहला ही आंसर क्या आ गया? सी आंसर आ गया, गैर संचालन आय। तो स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर हानि गैर संचालन व्यय और लाभ गैर संचालन आय। संचालन क्रियाओं में क्या शामिल है? जितनी भी आय अर्जित करने की जो क्रियाएं होती है वो सभी संचालन क्रियाओं से रिलेटेड होती है। फिर है विनियोग संबंधी क्रियाओं में शामिल है। फिर विनियोग मतलब स्थायी संपत्ति और विनियोगों का क्रय और विक्रय, ये विनियोग से रिलेटेड हो गया। वित्तीय क्रियाओं का क्या परिणाम होगा? पूंजी और व्यवसाय के ऋणों में परिवर्तन होगा, ये वित्तीय क्रियाएं कहलाती है। ठीक है,
ये 4 हो गया। इसके बाद और भी बचा क्या, रोकड़ बैंक में। रोकड़ बैंक में मतलब रोकड़ तुल्य। 5वां कौन सा है, रोकड़ बैंक में है, मतलब इसको हम क्या मानते हैं, रोकड़ तुल्य। अगली सही जोड़ी हमारे सामने है। नेक्स्ट, स्थायी संपत्तियों में वृद्धि होना। तो ये क्या हो गया, निवेश या विनियोग क्रिया हो गई। तो स्थायी संपत्ति या स्थायी विनियोगों का क्रय और विक्रय ये विनियोग क्रिया है। वार्षिक ह्रास ये क्या है, ये गैर नगद मद है। भारतीय लेखांकन मानक 3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाता है। अंश पूंजी में कमी एक वित्तीय क्रिया है। इसके बाद में लेनदारों में कमी होना। तो लेनदारों में कमी होना मतलब ये रोकड़ का प्रवाह होगा, रोकड़ का प्रयोग है। लेनदारों में कमी होना ये रोकड़ का प्रयोग हुआ। फिर संचालन क्रिया रोकड़ प्रवाह है। अल्पकालीन विनियोग शीघ्र रोकड़ में परिवर्तन योग्य होते हैं। तो शीघ्र रोकड़ में परिवर्तन योग्य कौन होते हैं, अल्पकालीन विनियोग। और अमूर्त संपत्ति कौन सी है, ख्याति है, एक अमूर्त संपत्ति है। ठीक है, तो ये थे हमारी सही जोड़ी। बहुत सरल सही जोड़ी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सत्य असत्य की तरफ, क्या सही है और क्या गलत है। तो पहला ही है, आयकर का भुगतान एक संचालन क्रिया है। बिल्कुल, संचालन से या संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में आयकर को घटाया जाता है। तो आयकर एक संचालन क्रिया है, बिल्कुल राइट है। अपलिखित की गई ख्याति विनियोग क्रियाओं में दर्शाते हैं। अपलिखित ख्याति का अपलेखन ये गैर रोकड़ मद है और ये संचालन क्रियाओं में आती है, इसलिए ये क्या हो गया, असत्य हो गया। मूल्य ह्रास एक रोकड़ मद है, ये गलत है क्योंकि मूल्य ह्रास एक गैर रोकड़ मद है। लाभांश का भुगतान एक वित्तीय क्रिया है। भाई आपने अंशों का निर्गमन किया और उस पर लाभांश का भुगतान करेंगे, तो ये वित्तीय क्रिया है, बिल्कुल राइट है। अंशों के निर्गमन से रोकड़ का बहिर्वाह होता है। तो आपने अंशों का निर्गमन किया तो आपको रोकड़ प्राप्त होगी। रोकड़ प्राप्त होगी मतलब रोकड़ का अंतर्वाह हुआ। ये बोल रहे बहिर्वाह होता है, तो ये गलत है। चालू दायित्वों का भुगतान रोकड़ का स्रोत है, तो ये असत्य है। चालू दायित्वों का भुगतान से रोकड़ का प्रयोग हुआ, ये गलत, मतलब चालू दायित्वों का हम क्या बोलेंगे, भुगतान रोकड़ का स्रोत है, ये असत्य हो गया। रोकड़ प्रवाह विवरण लेखांकन के उपार्जित आधार पर आधारित होता है, गलत है। ये किस पर आधारित होता है, लेखांकन के नगद आधार पर, रोकड़ आधार पर होता है। देनदारों के भुगतान करने पर रोकड़ में कमी होती है। अब यहाँ पर देनदारों के भुगतान करने पर मतलब यदि देनदारों के द्वारा हमें भुगतान किया जाएगा तो रोकड़ में कमी नहीं होगी, रोकड़ में वृद्धि होगी, इसलिए गलत हो गया। आपका जो आंसर शीट है उसमें इसको सत्य बताया गया है, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि देनदारों के भुगतान मतलब लेनदारों के भुगतान करने पर रोकड़ में कमी होती है, तब सही माना जाएगा इसको। देनदारों के भुगतान करने पर मतलब देनदारों के द्वारा आपको यदि भुगतान किया जाता है, पैसा दिया जाता है, तो ये रोकड़ में कमी नहीं होती है, वृद्धि होती है, इसलिए हमने इसको असत्य किया है। ऋण पत्रों पर ब्याज भुगतान को, आपने ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान किया तो ये वित्तीय क्रिया है, ये बोल रहे संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह है और इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्वेश्चन बैंक में इसको सही माना गया है जबकि ये गलत है। फिर ऋण पत्रों का निर्गमन वित्तीय क्रिया है, तो ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान भी वित्तीय क्रिया होगी। स्कंद के मूल्य में वृद्धि से रोकड़ में कमी आती, बिल्कुल सही है। आप यदि माल खरीदेंगे तो आपके पास से रोकड़ चली जाएगी। ठीक है, ये थे हमारे ट्रू और फॉल्स। अब हम चलते हैं एक वाक्य वाले प्रश्नों की तरफ। एक वाक्य में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या किसी अवधि के दौरान रोकड़ का कुल प्रवाह ऋणात्मक हो सकता है? बिल्कुल 100% हो सकता है। हाँ, रोकड़ का प्रवाह पॉजिटिव धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, इसीलिए तो हम लिखते रोकड़ संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, संचालन क्रियाओं में प्रयोग है ना, से और में जो हम करते हैं। ऋण पत्रों के निर्गमन का संबंध किस क्रिया से होता है? तो ऋण पत्रों का निर्गमन का संबंध वित्तीय क्रियाओं से होता है। अंशों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन, ये वित्तीय क्रियाएं हैं। फिर है
ग्राहकों से प्राप्त रोकड़ कौन सी क्रिया है? ग्राहकों से प्राप्त रोकड़ जो है यह संचालन से रिलेटेड है, ये संचालन क्रियाएं कहलाती है। ग्राहकों को भुगतान करना, ग्राहकों से रोकड़ प्राप्त करना। फिर है भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा रोकड़ बहाव विवरण के संबंध में कौन सा लेखांकन मानक जारी किया गया है? तो आप सभी को मालूम है AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लेखांकन मानक 3। रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ शब्द से क्या आशय है? तो रोकड़ शब्द से आशय है एक तो रोकड़ और दूसरा बैंक में रोकड़। रोकड़ का मतलब होता है रोकड़ और दूसरा होता है बैंक में रोकड़। एक तो आपके पास कैश है और दूसरा आपका बैंक में जो कैश है। रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ प्रवाहों का वर्गीकरण कितनी क्रियाओं में करता है? तो 3 क्रियाओं में करता है, संचालन क्रियाएं, विनियोग क्रियाएं और वित्तीय क्रियाएं। रोकड़ प्रवाह कब उत्पन्न होता है? तो गैर रोकड़ मदों की प्राप्ति और भुगतान पर। रोकड़ का प्रभाव उत्पन्न होता है। जैसे आपने माल खरीदा तो माल एक गैर रोकड़ मद हो गई। आपने देनदारों से प्राप्त किया तो देनदार एक गैर रोकड़ मद है, ठीक है। फिर अंशधारियों को लाभांश का भुगतान कौन सी क्रिया है? तो वित्तीय क्रिया है। कौन सी क्रिया है ये वित्तीय क्रिया है। फिर है रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते समय कमीशन तथा रॉयल्टी की प्राप्ति किस प्रकार की गतिविधि होगी? कमीशन और रॉयल्टी की प्राप्ति ये संचालन क्रियाएं हैं ये, क्योंकि ये बार बार प्राप्त होने वाला है, संचालन क्रियाएं। और आयकर की वापसी किस क्रिया में आती है? तो ये भी किस में आती है? ये भी संचालन क्रियाओं के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी तक विकल्प है, रिक्त स्थान है, सही जोड़ी है, सत्य सत्य है और एक वाक्य वाले क्वेश्चन हमने अभी तक देखे। तो गैर रोकड़ मद से रोकड़ की प्राप्ति और दान, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट यूनिट अकाउंट का। इसके बाद में हम जितना भी क्वेश्चन बैंक के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उस समस्त प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कल से हम करने वाले हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।